नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक की, जद्दू कृष्णमूर्ति की। तो जद्दू कृष्णमूर्ति की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, किंतु सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो विरोधाभासों पर आधारित है कि आखिर एक व्यक्ति उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद भी किन किन विरोधाभासों से जूझता है और उसके जीवन में विरोधाभास कैसे निकल के आते हैं। तो पहले बात करते हैं जद्दू कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म 12 मई 1895 को मद्रास में हुआ था, जबकि भारत गुलाम भारत था, और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 को 90 साल की उम्र में यूएस में हुई थी। हम जानते हैं कि आखिर ये फिलासफ़र थे, लेखक थे, पब्लिक स्पीकर थे, और इन्होंने कई प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखीं, लेकिन इनके जीवन में जो इतना विरोधाभास था, लाखों की संख्या में इनके अनुयायी थे, लेकिन पूरा जीवन इनका विवादित क्यों रहा, क्यों इनकी ही बातों में विरोधाभास लोगों ने देखा। तो आज हम उनकी शिक्षाएं और उनके ही विरोधाभास, इन पर बात करेंगे। बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो, जानकारी फुल, और आप लोग ये जानेंगे कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से उलझ जाता है अपनी ही बातों में और अपनी ही शिक्षाओं में। तो विषय तो ये रहेगा कि आखिर कितना विरोधाभास क्यों था उनके जीवन में, और ये विरोधाभास की बात कर कौन रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में ये होगा। और ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन माना जाता है आत्म अन्वेषण और मानव मन की गहरी समझ को इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। लेकिन जद्दू कृष्णमूर्ति ने इतने विचार अच्छे दिए थे कि पूरी दुनिया में इन लोगों को प्रेरित करते हैं। इनके विचार असरकारक तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन इनकी शिक्षाओं के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिन्हें आलोचकों ने विरोधाभासी कहा। तो चलिए इस वीडियो में शिक्षा और विरोधाभास दोनों को साथ साथ जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो जद्दू कृष्णमूर्ति ने क्या ऐसे विचार दिए जो परंपरागत धर्म, गुरु शिष्य परंपरा और संगठनों के खिलाफ थे, जिनकी कुछ मुख्य शिक्षाएं थीं। तो उन्होंने एक अपना जो परंपरा से हटकर के जो बयान दिया था, जो विचार रखा था, जो जैसा कि विचार आज तक किसी ने नहीं दिया था। वो विचार क्या था? इन्होंने कहा था कि सत्य एक निर्गुप्त भूमि है, अर्थात सत्य तक पहुंचने के लिए किसी भी संगठन, धर्म या गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। सत्य एक निर्गुप्त भूमि है। इसका मतलब था कि सत्य को खोजने के लिए आपको किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब इन्होंने अपनी पहली बात, जो कि बाद में विवादित बनी, पहले तो इनकी प्रमुख शिक्षा थी। इन्होंने कहा कि सत्य एक निर्गुप्त भूमि है, अर्थात सत्य को जानने के लिए आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्था की आवश्यकता नहीं है। ये विचार पहले तो बहुत प्रचारित हुआ, बाद में यही विचार विवादित कैसे हो जाता है, आपको आगे बताएंगे। इनकी जो दूसरी शिक्षा थी, इनका दूसरा जो व्यू था, इनका दूसरा जो विचार था, इनका दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत था, वो था मन की स्वतंत्रता। तो जद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था कि एक अनुशासित मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। फिर ध्यान दीजिए, एक अनुशासित मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलती है जब व्यक्ति खुद को अपने सभी मानसिक और भावनात्मक संबंधों से मुक्त करे। तो इनका दूसरा नियम था कि आप जब तक सभी प्रकार के संबंधों से मुक्त नहीं होते, आपके मन के जो संबंध हैं, इन्होंने सांसारिक रिश्तों से आगे बढ़कर बात की थी। इन्होंने कहा था पारिवारिक रिश्तों से आगे बढ़कर बात की थी, और कहते थे कि आपकी मन की स्वतंत्रता वो आपको चाहिए, लेकिन एक अनुशासित मन है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता।
अभी तक सारे लोगों ने कहा था कि अनुशासित मन चाहिए व्यक्ति के विकास के लिए, अनुशासित मन है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि एक अनुशासित मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, यही बात बाद में विरोधाभास साबित हुई। कैसे विरोधाभास साबित हुई, इसकी बात हम आगे करते हैं। फिर इन्होंने तीसरा जो सिद्धांत अपना रखा था वो था गुरु शिष्य परंपरा का अंत। अर्थात इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को सच्चाई का मार्ग नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा, मैं गुरु नहीं हूँ, आप शिष्य नहीं हैं, आप अपने ही शिक्षक और अपने ही अनुयायी हैं। अब इन्होंने तीसरा सिद्धांत रखा था उस समय लोगों के सामने, जो कि बहुत चर्चित हुआ था। इन्होंने कहा था कि गुरु शिष्य परंपरा का अंत होना चाहिए, अर्थात ना कोई गुरु हो ना कोई शिष्य हो। हाथों हाथ लोगों ने लिया, लोगों ने कहा कि अब हमें मुक्ति मिल रही है। जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा का समाज है, जो मानव का पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो रहा है, उससे अलग हटकर कोई सोचने वाला पैदा हुआ है, कोई विचारक ऐसा है अनोखा जो उसको अलग करके, उससे दूर हट करके हमें कोई बात बता रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली उनको अपने तीसरे सिद्धांत के लिए। लेकिन यही तीसरा सिद्धांत कैसे एक विरोधाभासी सिद्ध हुआ, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब इनके विरोधाभासों की शुरुआत कैसे होती है। अब ये सवाल है कि शिक्षाओं के बावजूद उनके विचारों में विरोधाभास की बात क्यों की जाती है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इनके प्रथम सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। तो पहला इनका सिद्धांत था कि सत्य एक निर्गुण भूमि है और संस्थाओं का निर्माण नहीं होना चाहिए। अब इसको जानिए आप गहराई से। बाद में होता क्या है, कृष्णमूर्ति ने संगठनों का विरोध किया, लेकिन उनकी शिक्षाओं के प्रचार के लिए कई संस्थान और फाउंडेशन बनाए गए। अब इनकी शिक्षाओं का प्रचार किसने किया? प्रचार किया इन्हीं के शिष्यों ने ही। यहीं से इनका पहला सिद्धांत टूटता है कि सत्य एक निर्गुण भूमि है, क्योंकि इन्होंने उसी सत्य को फैलाने के लिए, भले ही यही बात कही हो कि सत्य के लिए निर्गुण भूमि है, यहाँ पर कोई संस्था और गुरु नहीं होना चाहिए, वहीं पर उनके इसी विचार को फैलाने के लिए कई संगठन बनाए गए, कई संस्थाएं कायम हुई। इस प्रकार से इनकी बात यहीं पर विरोधाभासी साबित होती है। इनके जीवन काल में ही संस्थाओं का निर्माण शुरू हो गया, जैसे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, अमेरिका और इंडिया में कई जगह, इंग्लैंड में भी कई जगह स्थापित किया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये संस्थान उनकी मूल शिक्षाओं के खिलाफ नहीं है? अर्थात जो व्यक्ति अपना जीवन तो इस सत्य के लिए जीता है कि सत्य एक निर्गुण भूमि है, उसी के सामने या उसके जाने के बाद उसके नाम पर देश और विदेश में कई संस्थाएं बनती हैं, तो क्या वो व्यक्ति एक विरोधाभासी विचार पेश नहीं किया करता है? अब हम बात करते हैं कि इनके जो है संस्थान जो थे, तो इन्होंने कहा था कि किसी भी संस्थान संगठन से बंधे होने का मतलब है संगठन स्वतंत्रता का अंत। लेकिन अब उसी स्वतंत्रता का अंत क्या इन्होंने करके गए हैं? क्या व्यक्ति को ये स्वतंत्र रहने के बाद कर रहे थे? क्या इनके ही लोगों ने इनके विचारों को फैलाने के लिए कई संगठन बनाए, और छोटे संगठन नहीं थे, बहुत बड़े संगठन थे। क्या उन संगठनों के बनते ही क्या इनके विचारों का जो मूल स्वरूप था, क्या वो नहीं बदला? क्या ये अपने विचारों के विरोधाभासी नहीं हो गए? आखिर विरोध में नहीं चले गए? ये इनका पहला सिद्धांत था, यही इसका विरोधाभास था। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की और उसके विरोधाभास की। इन्होंने कहा था गुरु शिष्य परंपरा का विरोध होना चाहिए, किसी को किसी का अनुयायी नहीं बनना चाहिए। अब आपने विरोध तो कर दिया, लेकिन इनके ही अनुयायियों ने इन्हें एक गुरु मान करके, गुरु की तरह, एक तरह से भगवान मान करके इनके सामने ही पूजना शुरू कर दिया, इनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। तो देखा गया है कि आखिर कहाँ चली गई आपकी वो बात, वो आपका सिद्धांत, जहाँ गुरु और शिष्य होने का कोई मतलब ही नहीं था।
कई बार ऐसा देखा गया कि लोग उनकी बातों को बिना सवाल किए मानने लगे, जबकि वो खुद कहते थे संदेह करें, हर बात पर सवाल उठाएं। पर उनके अनुयायियों के व्यवहार और उनकी शिक्षाओं के बीच बड़ा विरोधाभास है। यदु कृष्णमूर्ति अपने जीवन काल में कहते थे कि आप हर बात पर संदेह करें, हर बात पर सवाल उठाएं, लेकिन जब उनके अनुयायी उनकी ही बात को बिना किसी संदेह और बिना किसी सवाल के मानने लगते थे, एक भीड़ के रूप में एकत्रित होते थे और उनकी बातों को बिना पलक झपकाए अर्थात बिना बुद्धि विवेक बिना किसी तर्क के सुनते थे, तो यदु कृष्णमूर्ति का वो दूसरा सिद्धांत भी धराशायी हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक पर संदेह करना चाहिए। आखिर इनके अनुयायियों ने इन पर संदेह क्यों नहीं किए? तो ये विरोधाभास एकदम से क्लियर हो गया कि आपने जो कहा, इस तरह से आपका दूसरा सिद्धांत भी विरोधाभासों से खाली नहीं था और नहीं खरे उतरे उनके लोग उस दूसरे सिद्धांत पर। अब हम बात करेंगे इनके तीसरे सिद्धांत की, जिसमें इन्होंने कहा था मन की स्वतंत्रता और अमूर्त विचार, अर्थात उन्होंने कहा था कि मन अनुशासित मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखें तो इनके जो अनुयायी थे वो सारे के सारे अनुशासन में बंधकर नियत समय पर नियत स्थान पर इनको सुनने के लिए आते थे और सुनने के बाद में इनकी बातों को मानते थे। तो फिर ये मन की स्वतंत्रता कहाँ चली गई? आखिर इन्होंने कहा था अनुशासित मन कभी भी सत्य को नहीं पा सकता है, लेकिन इनके सामने इनके लोग अनुशासित होकर अर्थात उनका मन भी अनुशासित था और वो इनकी बात सुनते थे। तो इस स्वतंत्रता को हासिल करने का इन्होंने तरीका बताया था, वो सारा का सारा टूटता नजर आया इनके ही सामने। उदाहरण के लिए जब लोग उनसे पूछते थे कि स्वतंत्रता कैसी पाई जाए, तब वो कहते थे स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन के हर कोने को अपनी नज़र से देखें। लेकिन कई लोगों के लिए प्रक्रिया बहुत ही अस्पष्ट और अमूर्त थी, अर्थात कई लोग जो हैं उनसे सीखते थे कि मन के कोने को कैसे देखें, या हम ध्यान में कैसे उतरें, या हम सच्चाई को कैसे जानें, कैसे मानें। इस प्रकार से इनका तीसरा सिद्धांत भी इनके ही सामने इन्हीं के लिए विरोधाभासी विचार साबित हुआ, अर्थात लोगों ने उसको विरोधाभासी मान लिया। तो इनके तीन प्रमुख सिद्धांत थे, लेकिन इनके ही जीवन काल में वो तीनों के तीनों सिद्धांत विरोधाभासी साबित हुए। अब बात करते हैं कि आखिर इनके अनुयायियों ने और आलोचकों ने, क्योंकि विरोधाभास की जब बात होती है तो एक तरफ अनुयायी हो जाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं आलोचक। हमें दोनों की बात सुननी है, क्योंकि हम लोग किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनके ही विचार विरोधाभासी क्यों साबित हुए। तो अगर हम बात करें तो अनुयायी अपना पक्ष रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं गहराई से समझने के लिए हैं। उनके विरोधाभास दिखने वाले पहलू असल में हमारी सीमित समझ का नतीजा है। उनका तर्क है कि सत्य को ना तो संगठनों से बांधा जा सकता है, ना ही इसे व्याख्यानों में सीमित किया जा सकता है। अब इनके अनुयायी जो हैं, यदि कोई सवाल उठाता है तो वो साफ तर्क देते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि जो यदु कृष्णमूर्ति ने कहा है उसको आप समझने में असमर्थ हैं। अर्थात उन्होंने कहा था किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, ये लोग तर्क देते हैं कि सत्य के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर आलोचक क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि इसी बात पर आलोचकों ने क्या राय रखी। आलोचक कहते हैं अगर कृष्णमूर्ति संगठनों और गुरुओं का विरोध करते थे तो उनके विचारों को संगठन के माध्यम से प्रचारित करना उनके अपने नियमों के सिद्धांतों के विपरीत है। अब वो कहते थे कि आपने संगठनों का विरोध किया, लेकिन आप अपने विचारों को फैलाने के लिए, आप अपनी बात जन जन तक फैलाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे एक संगठन ही है। कुछ लोगों का मानना यह है
कि उनकी शिक्षाएं व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान में मददगार नहीं हैं। अब आलोचक लोग कह रहे हैं कि आपने कह तो दिया, आपने एक जगह पर बैठकर कह दिया कि संगठनों की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि आप जो बात जहाँ कह रहे हैं वहाँ संगठन का बहुत बड़ा एक तंत्र खड़ा हुआ है। फिर आलोचकों ने आरोप लगाया कि आपकी शिक्षाएं व्यवहारिक जीवन में कहीं पर भी मददगार साबित नहीं है। अर्थात आपका ये दूसरा नियम, अर्थात आपका ये आलोचकों का पक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आया। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। अब उन्होंने कहा था कि डर को समझो, उससे भागो मत। अब आलोचक कहते हैं कि डर का सामना कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने कोई ठोस उपाय नहीं दिया। अब समर्थक कहते थे कि उनकी प्रमुख शिक्षा थी डर को समझो, डर से भागो मत। लेकिन आलोचक कहते हैं कि पहले ये तो हमें बताइए हम डर का सामना कैसे करें। आपने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया जिससे हमारे मन मस्तिष्क का व्यवहारिक जीवन का डर हमें डराए नहीं, बल्कि हम उसका सामना करना सीख जाएं। इसलिए आलोचक कहते हैं कि उनकी शिक्षा धरातल पर खरी नहीं उतरती थी। अब आगे हम बात करते हैं कि उनके विचार और संदेशों का सार क्या था। तो इन सब बातों के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि जद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं बेकार हैं। उनके विचार हमें खुद को समझने और अपने मन के गहरे सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इन आलोचकों और समर्थकों अर्थात अनुयायियों के बीच से भी जो बात निकल आती है वो है, इनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि आखिर हम अपने मन में सवाल उठाएं और उनके खुद ही जवाब तलाश करें तो हमें एक नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने कहा तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, बाहर किसी को मत देखो। तो अगर इस बात को हम अपने पर लागू करके देखें तो जद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं क्योंकि समस्याओं के जनक आप हैं तो समाधानों के जनक भी आप हो सकते हैं। ये बात वो समझाने का प्रयास करते थे। अब इसको अगर कई तरह से देखो तो फिर आप खुद ही उलझ जाएंगे कि आखिर हम ही समस्याओं का जड़ हैं, हम ही समस्याओं की अगर जड़ हैं तो फिर हम समाधानों का पिटारा भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए गहरी समझ चाहिए जो कि जद्दू कृष्णमूर्ति के विचारों को आत्मसात करने से प्राप्त की जा सकती है। अब अगर हम इनकी शिक्षाओं को जीवन में तरीके से लागू करें तो हमारे लिए आत्म अन्वेषण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। फिर भी लोग मानते हैं कि जद्दू कृष्णमूर्ति की अगर शिक्षाओं का हम गहराई से अध्ययन करें, उनकी बात को समझें, तो हो सकता है कि हम आत्म अन्वेषण के लायक हो जाए, अर्थात हमारे अंदर इतनी समझ पैदा हो जाए कि भावी जीवन की समस्याओं को समझने में हम सक्षम हो जाएंगे, तो फिर हम सुलझाने में भी सक्षम हो जाएंगे। इससे आगे की बात अगर की जाए तो जद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं और उनकी चर्चा विरोधाभासों की चर्चा है उन्हीं के लिए जो उन शिक्षाओं को समझना चाहते हैं। क्योंकि आपके मन में यदि किसी बात के प्रति विरोधाभास भी है तो भी आपको उस बात को पहले समझना पड़ेगा, उसके धरातल में उतरना पड़ेगा। अब आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप उनके विचारों को किस हद तक समझ पाते हैं या उन विचारों से सीखकर आप भावी जीवन के लिए क्या रणनीतियां अपनाते हैं। वरना इस संसार का कोई ग्रंथ, कोई गुरु और कोई भी नियम सिद्धांत आपको सच्चाई की राह पर नहीं ले जा सकता है जब तक आप स्वयं चलने के लिए तैयार न हो। इस प्रकार से भारत के एक महान विचारक जो कि विदेशों में भी इतने ही सुने जाते थे, इतने ही उनकी इज्जत होती थी जितनी भारत में होती थी, उन्होंने सारा जीवन नए तथ्यों, नई बातों, नई अन्वेषणों में लगा दिया और हमारे लिए बहुत ही शानदार विचार रख कर गए। तो साथियों, ये था जद्दू कृष्णमूर्ति के मुख्य सिद्धांत और उनके विरोधाभास। ये वीडियो आपको कैसा लगा
यदि अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें उन दोस्तों के लिए जिनके लिए काम का सिद्ध हो सकता है। आप जो दोस्त आपके जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं या वो लोग जिनके मन में शंकाएं हैं कि आखिर जद्दू कृष्णमूर्ति के विचार एक साथ सहयोगी और विरोधी क्यों थे, तो सहयोग और विरोध की बात जानने वालों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, नई घटना, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।